आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 5 के अंतर्गत तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रकृति में पाए जाने वाले एवं मनुष्य द्वारा ज्ञात किए गए 118 तत्वों का एक बड़ा समूह रसायन विज्ञान की आधारशिला है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी यौगिक इन्हीं तत्वों से बने हैं। इन तत्वों और इनके गुणों का ज्ञान रसायन विज्ञान के अध्ययन का प्रथम चरण है। बच्चों, 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में तत्वों की खोज ने गति पकड़ी तथा कई नए तत्व की खोज हुई। अनेक प्रकार के नए नए तत्वों की धीरे धीरे खोज होती गई। जैसे जैसे तत्वों की संख्या में वृद्धि होती गई, जैसे जैसे नए नए तत्वों की खोज में वृद्धि होते गई तो तत्वों की संख्या बढ़ती गई। अब जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे उनके विधिवत तथा सुनियोजित अध्ययन के लिए तत्वों को एक विशेष तरीके से समूहबद्ध, क्रमबद्ध, सूचीबद्ध करने की आवश्यकता महसूस की गई। इन तत्वों के अध्ययन के लिए सरल एवं सुगम व्यवस्थित किसी नियम की आवश्यकता थी जिससे इन्हें क्रमानुसार रखा जा सके। तत्वों को बच्चों व्यवस्थित करने के तरीके उस समय से ही खोजे जा रहे हैं जबकि ये संख्या में बहुत कम थे, सीमित थे या संख्या में कम ज्ञात थे। आज ये सभी तत्व व्यवस्थित हैं। एक तालिका में जिसे आवर्त तालिका कहते हैं। आवर्त तालिका तत्वों के गुण धर्मों के आधार पर बनी एक विशिष्ट, विशेष, विलक्षण प्रतिरूप है जहां सारे तत्वों का आसानी से अध्ययन किया जा सकता है, जहां तत्वों की प्रकृति को समझा जा सकता है, तत्वों के गुणों की व्यवस्था समझी जा सकती है। ऐसी है हमारी आवर्त सारणी। प्यारे बच्चों, आज तक 118 तत्वों की हमें जानकारी प्राप्त हो चुकी है। इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। बचे हुए मैन मेड हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए गए। इनके अनगिनत यौगिकों के गुणों को याद रखना सामान्य तौर पर इतना आसान नहीं है। मानव मस्तिष्क के नियंत्रण से परे है। तो जो मानव मस्तिष्क के नियंत्रण से परे प्रतीत होता है तो आप समझ सकते हैं कि 118 तत्वों के विभिन्न अवस्थाओं में भौतिक एवं क्रमागत रासायनिक गुणों का ध्यान रख पाना इतना आसान भी नहीं था। वास्तव में वर्गीकरण का प्राथमिक उद्देश्य, बेसिक उद्देश्य तत्वों को क्रमबद्ध करना है ताकि कम से कम समय में
संभव प्रयासों द्वारा तत्वों पर अधिकतम संभावित एवं संभव नियंत्रण किया जा सके। इस प्रकार आधुनिक वर्गीकरण ने न केवल रसायन विज्ञान के अध्ययन को बच्चों कल्पना से भी अधिक आसान बना दिया है, बल्कि यह कहें कि कल्पना से अधिक आसान ही नहीं बनाया, विज्ञान के विकास में सार्थक योगदान दिया है। क्योंकि यह आधुनिक वर्गीकरण का स्वरूप तत्वों के वृहद एवं विविध विस्तृत तथ्यों को युक्ति संगत एवं सारणीय व्यवस्था प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ है। बच्चों, 118 तत्व को क्रमबद्ध करना, यह आप एक सामान्य छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। हम जानते हैं क्रमबद्ध या सूचीबद्ध तरीका क्या होता है। हम और आप कई बार किराने की दुकानों में गए हैं, तो यहां हम उसी किराने की दुकान का यदि उदाहरण लें तो हम क्या पाते हैं? हम ये पाते हैं कि हमारे किराने वाले भैया ने विभिन्न वस्तुओं को सही तरीके से जमाया हुआ है। हम कुछ भी डिमांड करते हैं, हमारे वो किराने वाले भैया उसी स्थान पर जाकर हमें वो चीज किस प्रकार से लाके दे देते हैं। विभिन्न वस्तुओं, साबुन, अब साबुन में भी कपड़े धोने का हो गया और स्नान करने का हो गया। पेस्ट में भी कई कंपनियां हो गई, तेल, क्रीम, सॉस, ब्रेड, बटर, विभिन्न प्रकार के दालें। लेकिन हमने वहां पर क्या देखा? हमने वहां पर यह देखा कि दुकानदार हमारी डिमांड के अनुसार उसी स्थान पर जाते हैं और वही चीज हमें लाकर तुरंत सौंप देते हैं, और एक साथ उनकी दुकान में अनेक लोग एकत्रित होते हैं और उन लोगों का प्रयास रहता है कि 5 से 10 मिनट में सभी को उनका सामान दे दिया जाए। लेकिन यह क्रमबद्ध, सूचीबद्ध, व्यवस्थित तरीका क्या है? यही वह तरीका है जो उन भैया को दुकान चलाने में आसानी प्रदान करता है। उसी प्रकार हमारे रसायन विज्ञान में आवर्त सारणी हमें तत्वों के ज्ञान एवं उनकी क्रमागत भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन एवं प्रकृति का ज्ञान प्रदान करती है। उसी प्रकार जब आवर्त सारणी का विकास हो रहा था, तब विश्व के अनेक साइंटिस्ट, सब लोग, सब वैज्ञानिक अपने अपने देशों में इन्हें सूचीबद्ध करने में प्रयासरत थे। अनेक प्रयास किए गए जो तत्वों के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, तत्वों के भौतिक, रासायनिक गुणों पर आधारित थे। गुणों पर आधारित ये तत्वों के विशिष्ट क्रमागत रखने की व्यवस्था में हम यहाँ पर डॉक्टर डेबोनियर का त्रिक नियम सर्वप्रथम समझेंगे। वुल्फगांग डोबेराइनर ने समान गुण धर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3-3
तत्वों वाले कुछ समूहों के ऐसे सेट बनाएं जिनके गुणों में समानता थी। उन्होंने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत है, एवरेज। बच्चों, डॉबेराइनर के सिद्धांत को हम इस उदाहरण से समझते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का द्रव्यमान 7 है, सोडियम का द्रव्यमान 23 है, साइमल्टेनियसली पोटेशियम का 39। अब आपने बताया था, अर्थात डॉबेराइनर ने बताया था कि इस सीरीज में दो तत्वों का या दो तत्वों के द्रव्यमान का औसत मध्य के तत्व के बराबर होता है। 7 + 39, यहां आप देख सकते हैं हमने किया है 7 + 39। और जब एवरेज लेते हैं, औसत लेते हैं, तो नेचुरली डिवाइडेड बाय 2, तो अपन ने उसको 2 से भाग दिया। तो जब हम भाग देते हैं तो हम आंसर जो मिलता है वो देखिए 23 है। वो बीच वाले तत्व सोडियम के द्रव्यमान के बराबर आया। इसी प्रकार क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5 था, तो ब्रोमीन का 80 एंड आयोडीन 127। जब 35.5 और 127 को हम प्लस करते हैं एवरेज लेने के लिए और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें जो आंसर मिलता है वो लगभग बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के बराबर होता है, दैट इज 81.25। उसी प्रकार हम अगला उदाहरण लेते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का द्रव्यमान 40 है, स्ट्रोंशियम का 88 और बेरियम का 137। यहां पर भी क्या पाते हैं हम वो देखते हैं। तो कैल्शियम का द्रव्यमान 40, बेरियम का 137, इन दोनों को प्लस किया, 2 से भाग दिया, हमें लगभग बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के बराबर पुनः एक लगभग आंसर प्राप्त हुआ। तो बच्चों, डॉबेराइनर का यह प्रयोग अधिक सफल नहीं रहा, क्योंकि ऐसे त्रिक ट्राइड्स मिले तो, लेकिन बहुत कम संख्या में, बहुत सीमित संख्या में बनाए जा सके। इसलिए यह प्रयोग को असफल करार दिया गया। इनके बाद अगला योगदान मिला न्यूलैंड्स का। इसे कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड ने अपना नियम जो प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा जाता है, तब किसी तत्व से शुरू करने पर 8वां तत्व उसी के समान गुणों वाला होता है। जैसा कि संगीत में 8वां स्वर पहले स्वर के समान
होता है। इसी आधार पर उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में वर्गीकृत किया। इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम या न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बच्चों, न्यूलैंड के अष्टक नियम को हम इस सिद्धांत से समझते हैं। उन्होंने कुछ क्रमागत तत्व लिए, उन तत्वों के आधार पर आपने ये बताया, जैसे यहां देख सकते हैं आप, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये न्यूलैंड के ऑक्टेव के एग्जाम्पल के अनुसार जो वो सिद्ध करना चाहते थे। तो यहां पर हमने ये देखा, जिस प्रकार न्यूलैंड सर ने कहा था कि संगीत का 8वां शब्द की ध्वनि पहले शब्द की ध्वनि के समान होती है, तो उन्होंने वही प्रयोग इन तत्वों पर अपनाकर देखा। तो आपने यह पाया कि सोडियम, लिथियम के बाद 8वां तत्व है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। उसी प्रकार यहां से देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम 8वां तत्व है कि यह नियम में लिथियम और सोडियम का व्यवहार गुण आपस में किसी हद तक समान पाए गए। उसी प्रकार से बेरिलियम, मैग्नीशियम के गुणों में आपको कुछ समानता मिली, लेकिन यह प्रयोग कैल्शियम के आने के बाद आगे नहीं बढ़ पाया। जब ये अन्य तत्वों पर आगे लागू ही नहीं हुआ, तो इस नियम का भी महत्व धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि यह सिर्फ कैल्शियम तक ही सीमित रहा, क्योंकि यह मर्यादित तत्वों तक ही सीमित रहा। तो बच्चों, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के पश्चात पुनः कई वैज्ञानिक इस प्रयास में लगे रहे। लगातार एक शोध की प्रक्रिया चलती रही। ऐसे में एक महान वैज्ञानिक का नाम उभर कर आया, जिन्होंने तत्वों की अव्यवस्था को व्यवस्थित करने का हमें सिद्धांत बताया। तो हम यह कह सकते हैं, अव्यवस्थित को व्यवस्थित करने वाली, और वो वैज्ञानिक जिनका नाम था मेंडलीफ। तो अव्यवस्थित को व्यवस्थित करने वाली मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो बच्चों, ऐसे प्रतिरूपों की खोज जारी रखी, जिससे तत्वों को उनके गुण धर्मों, परमाणु द्रव्यमान के साथ एक सूचीबद्ध श्रेणी में रखा जा सके। तो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को आधार मानते हुए उनके वर्गीकरण को एक नया स्वरूप प्रदान करने वाले
रूसी रसायनिज्ञ डॉमित्री इवानोविच मेंडलीफ, जिन्हें इस सारी मेहनत का अब श्रेय जाता है। उन्होंने तत्वों को अपने परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी में रखा। उनके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखने पर समान गुण वाले तत्व का एक निश्चित अवधि के बाद आना होता है, अर्थात समान गुण वाले तत्व एक निश्चित अवधि के बाद आते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड्स कहा गया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की परिशुद्धता एवं उपयोगिता सिद्ध हुई और उनके व्यवस्थित क्रम में रखने के ठोस प्रमाण मिले और इसके द्वारा सभी रसायनज्ञों द्वारा यह कहें मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को स्वीकार कर लिया गया। तो बच्चों, आज हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी के माध्यम से यह जाना कि प्रकृति में जो प्रकृति प्रदत्त हो अथवा तो मैन मेड हो, मानव निर्मित हो, टोटल 118 तत्वों के कैसे क्रमबद्ध करना, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने कितना अपना सघन और अथक प्रयास किया वह जाना। क्योंकि इतने विशाल तत्व और उनके यौगिक, उनकी अभिक्रियाएं, उनके गुणधर्म, उनके क्रमागत भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन एट ए ग्लांस एक बार समझ पाना तब तक मुश्किल रहा जब तक आवर्त सारणी बनकर सामने नहीं आई। हालांकि कई वैज्ञानिकों ने इसमें अपना बहुत योगदान दिया, उनके योगदान को भी झुठलाया नहीं जा सकता, चाहे उनके नियम मान्य हुए हों अथवा न हुए हों। उन्होंने एक आगे बढ़ने का मार्ग प्रदान किया, जिसमें डेबोनियर, न्यूलैंड्स और भी कई हैं। चाहे इनके नियम अस्वीकार किए गए हों, लेकिन इन्होंने एक मार्ग प्रदत्त किया आगे बढ़ने का। तो प्यारे बच्चों, इतने विशाल रसायन विज्ञान को आसान बनाने वाले हमारे रूसी वैज्ञानिक मेंडलीफ ने पूरे रसायन शास्त्र को ही आसान बना दिया। इसके अंतर्गत अब जो प्रश्न हमारे आते हैं उसमें बच्चों पहला प्रश्न है, प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते हैं? प्रकृति प्रदत्त इनमें से कितने तत्व हैं और मैन मेड, मानव निर्मित कितने तत्व हैं? डेबोनियर का त्रिक नियम क्या है? न्यूलैंड के अष्टक नियम को उदाहरण के साथ समझाइए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का महत्व समझाइए। तो बच्चों, इसी के साथ यह भाग